हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन के कुछ फॉर्म्स टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। संचार के प्रारूप तथा प्रकार। कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में मिलकर अपने जैसे एक सेंडर जो एक पार्टी है, एक पर्सन है, वो किसी दूसरे जो पर्सन है उसको कोई भी मैसेज भेजता है और वो मैसेज जिस फॉर्म में उस सेंडर ने भेजा है, रिसीवर अगर उसी फॉर्म में उसको सही मीनिंग निकाले तो वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो आइए देखते हैं कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं और फॉर्म्स कितने हैं। बेसिकली हमने कम्युनिकेशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसा कि आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा है। सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड फिर है हमारा बेस्ड ऑन मीडिया। आइए अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि संबंधों तथा संचार श्रृंखलाओं के आधार पर प्रकार। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे पहला जो टाइप है रिलेशन के बेस पर, उसको देखते हैं। उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? औपचारिक संचार वह है जो संस्था के पूर्व निर्धारित औपचारिक संबंधों या पदानुक्रम या औपचारिक मार्ग या श्रृंखला के अनुक्रम में प्रवाहित होता है। ऐसे संदेशों के आदान प्रदान का मार्ग पूर्व निर्धारित होता है। इस मार्ग को संस्था की पदानुक्रम व्यवस्था या व्यवस्था के नियमों, कार्य प्रक्रियाओं, संगठन चार्टों आदि के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। सिंपल सा बेसिक फॉर्म है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी टाइप के एक मैनेजर से लगाकर एक एम्प्लॉयज तक जितने भी जो भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे किसी ऑर्डर को मानना, किसी भी कंप्लेन या सजेशन को एम्प्लॉयज के थ्रू एम्प्लॉयज भेजते हैं मैनेजर्स तक, तो जो भी फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन, जो भी फॉर्मली हमारा मैसेज ट्रांसफर एक्सचेंज होता है, वो हमारा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को मेन लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जब कोई प्रबंधक या कर्मचारी किसी पद या स्थिति में रहते हुए संदेशों का आदान प्रदान करता है तो उसे औपचारिक रूप से कम्युनिकेशन या संदेश संप्रेषण माना जाता है। यानी कि अगर कोई मैनेजर या एम्प्लॉय अपने पोस्ट, अपनी पद या अपनी पोजीशन पर रहकर कोई भी मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, जैसे ऑफिस में रहकर आपने कोई मैसेज एक्सचेंज किया है या फिर आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर अगर आपने कोई भी मैसेज कन्वे किया, उससे रिलेटेड कुछ भी मैसेज कन्वे किया है, तो वो आपका होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, देखो जरूरी नहीं है कि वो अप टू डाउन होगा, जरूरी नहीं है कि डाउन टू अप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अप टू डाउन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, किसी भी टाइप से। बस फॉर्मल में एक ही बात है कि फॉर्मल हमेशा पोजीशन के बीच में होता है कम्युनिकेशन। आइए अब देख लेते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज, ये पूर्व निर्धारित मार्गों पर व्यवस्थित रूप में होता है। यह हमेशा संचार व्यवस्था संपूर्ण संगठन में समान रूप से की जाती है, एक समान होती है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो बड़ा। फिर है कि इस फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर टॉप लेवल ने, अगर एमडी ने कुछ मैसेज कन्वे किया है तो धीरे धीरे जनरल डिप्टी तक आएगा, फिर सुपरवाइजर तक आएगा, फिर एम्प्लॉयज तक आएगा। तो इस तरह से एक चेन बना हुआ है। फिर है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो मोस्टली रिटर्न में होता है, और रिटर्न में होने से क्या होता है, फ्यूचर के लिए प्रूफ इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे बेटर जो एडवांटेज है वो ये है कि इससे कोऑर्डिनेशन इजीली हो जाता है। ये थे हमारे एडवांटेज। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कि फ्लो में, जो जनरल फ्लो होता है ना, सामान्य नॉर्मली फ्लो, उसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। फिर है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें।
कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करने में हमेशा कुछ ना कुछ उसमें एरर रह ही जाती है, तो जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब हम देख लेते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी जन प्रवाद या फिर ग्रेप वाइन, अनौपचारिक संचार या जन प्रवाद, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन। जब किसी संस्था के, होता क्या है देखिए सुनिएगा, जब किसी संस्था के 2 या अधिक प्रबंधक कर्मचारी आपस में संदेशों का आदान प्रदान अपनी औपचारिक स्थिति के कारण नहीं करते हैं, जब मैनेजर 2 और मोर पर्सन, जब मैनेजर या फिर एम्प्लॉइज अपने मैसेज को तो कन्वे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, पर वो किसी पोजीशन में रहकर, किसी फॉर्मल ग्रुप में रहकर नहीं करते, बल्कि वो अपने आपसी व्यक्तिगत या सामाजिक संबंधों के कारण करते हैं। तो वो हमारा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी पोजीशन के बीच में नहीं होता है, वो पर्सन के बीच में होता है। ये हमारे सोशल स्टेटस या फिर हमारे सोशल बैकग्राउंड या फिर हमारे पर्सनल बैकग्राउंड की वजह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं मैसेज को एक दूसरे से। अब इसकी हमने कुछ एडवांटेज देखनी है और कुछ ऐसे पहले कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला स्पीडी ट्रांसमिशन, त्वरित संचार होता है। फिर है रिसिप्ट ऑफ रिस्पॉन्स और फीडबैक जल्दी मिलती है। फिर है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है। फिर है कि नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं इससे। फिर हम अपनी फैक्ट, जो भी हमारे सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है उनको जानने का एक बेटर सोर्स है ये। फिर है कि इससे हम जल्द से जल्द अपनी जो भी फैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट कर सकते हैं और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, ये थे हमारे मेरिट्स। अब है डीमेरिट्स। लॉस क्रेडिबल, कम विश्वसनीय है। फिर है हमारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल में हो सकता है, जहां पर फॉर्मली कुछ नहीं किया जा रहा है, जो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए या फिर सामाजिक स्टेटस को बनाए रखने के लिए अगर एक्सचेंज कर रहे हैं अपने मैसेजेस का, तो वहां पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फिर है कि ऐसे मैसेज जो मतलब जिसमें झूठ भी हो सकता है, जो पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि वो सही ही होंगे, गलत भी हो सकते हैं। इंटेंशनली नहीं, पर अगर किसी और ने मैसेज आपको गलत दे दिया है तो आप तो उसी मैसेज को सही समझोगे और उसी मैसेज को आप स्प्रेड कर दोगे। फिर है डैमेज होती है इससे आपकी प्रेस्टीज। फिर है रूमर्स ज़्यादा फैलती है इससे। फिर कुछ इस तरह से मतलब आपको पाथ से भटका सकती है ये, आप अपने जो भी आपका गोल है उससे आप भटक सकते हो। तो इस तरह से हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब देख लेते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं हमारे, जैसे सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन। इंपॉर्टेंट है हमारे ये सारे। सबसे पहला है सिंगल स्टैंड चेन। सिंगल स्टैंड चेन में क्या होता है कि इसमें जो भी मैसेज है एक से दूसरे व्यक्ति को क्रमशः पहुंचाता है। जैसे मैंने राम को कही, राम ने श्याम को, श्याम मोहन को, मोहन ने आगे रमेश को कही। इस तरह से ये जो चेन है वो चलती रहती है। ये था हमारा सिंगल स्टैंड चेन, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को कहता है, दूसरे तीसरे को, तीसरा चौथे को। सेकेंड है हमारी गॉसिप चेन। इसमें क्या होती है कि कोई एक ही व्यक्ति अनेक व्यक्तियों तक उस कंटेंट को बता देता है और फैलाने का काम करता है। जैसे मुझे कोई बात पता चली, मैंने ABCD XYZ सबको बता दी, वो था हमारा गॉसिप चेन। फिर है प्रोबेबिलिटी चेन, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध किसी सूचना को अपनी इच्छा अनुसार कुछ व्यक्तियों को जब उसने चाहा कि मैं इसको बता दूं, तो वो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी चेन। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे XYZ ABCD 7 लोग खड़े थे, मुझे लगा कि मैं A, B और XY को मैं अपनी ये मैसेज को बता सकती हूँ, मैं अपनी बात को ये बता सकती हूँ। मैंने उन 7 में से उन 3 को चुना और उन 3-4 को चुना और उनको अपनी बात बता दी। वो था प्रोबेबिलिटी चेन। फिर है हमारा लास्ट है क्लस्टर चेन, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने पास उपलब्ध सूचनाओं को चुने हुए लोगों को, समूह या भीड़ को बता देता है।
प्रोबेबिलिटी चेन में हमारे पास 7 लोग थे, उसमें से हमने 3 को बताई, पर क्लस्टर चेन में हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जो भी सामने भीड़ दिखती है उन सबको बता देनी, वो हमारी होती है क्लस्टर चेन, यानी समूह या भीड़ श्रृंखला। ये थे हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स। सबसे पहला सिंगल स्टैंड चेन, सेकेंड गॉसिप चेन, थर्ड है प्रोबेबिलिटी, फोर्थ है हमारा क्लस्टर। अब हम आगे देखते हैं कि ये पूरा का पूरा अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। सेकेंड हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। डाउनवर्ड क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अधोगामी संचार, जब संदेशों का प्रवाह फ्लो उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ की ओर होता है तो वो अधोगामी यानी डाउनवर्ड। जब ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट से वो अगर नीचे आ रहा है मैसेज तो वो हमारा होता है डाउनवर्ड। सेकेंड है हमारा अपवर्ड, यानी ऐसा संचार जो अधीनस्थों से अधिकारियों की ओर प्रवाहित हो रहा है, यानी कि जैसे अधीनस्थ क्या भेज सकते हैं, सजेशन, कंप्लेन, इस तरह से कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स वो भेज सकते हैं। तो जो भी अधीनस्थ अपने मैनेजर या अपने अपर लेवल मैनेजमेंट तक जो भी मैसेज कन्वे करते हैं उसका वे कौन सा होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी जब समान स्तर पर कर्मचारी, अधिकारी या विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट हेड, एम्प्लॉइज और हमारे ऑफिसर्स तीनों एक ही पोजीशन में रहकर तीनों का अगर जो भी आइडियाज, जो भी फैक्ट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनका अगर आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, तो वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल। एंड फिर फोर्थ है डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है कि जो संस्था के विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच होता है। इनके बीच अधिकारी या अधीनस्थ का कोई संबंध नहीं होता है, यानी क्रॉस वायर हम कह सकते हैं कि जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से कुछ बात की, प्रोडक्शन वाले ने एचआर वाले से कुछ बात की, कुछ इन्फॉर्मेशन भिजवाई, तो वो हमारा क्या है, क्रॉस वायर में डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप आप समझ रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो के 4 पार्ट्स हैं, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं। और सबसे पहला हमने पढ़ लिया है अभी, वो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन के बेस पर हमने 2 पढ़े हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के 4 पढ़ लिए हमने। उसके बाद सेकेंड हमारा था बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्रवाह के आधार पर हमने 4 पढ़े, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, कि क्षेत्र के आधार पर संचार के प्रकार कितने हैं। क्षेत्र के आधार पर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंटरनल कम्युनिकेशन, सेकेंड है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं इंटरनल किसको बोलते हैं और एक्सटर्नल किसको बोलते हैं। इंटरनल का मतलब है आंतरिक संचार, का मतलब है कि संस्था के भीतर होने वाले लंबवत, समतल या विकर्णीय संचार को ही आंतरिक संचार कहते हैं, यानी जिसमें बाहर का कोई भी व्यक्ति शामिल न हो, न रिसीवर बाहर का हो, न ही सेंडर बाहर का हो। संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जितने भी लोग हैं वो ही रिसीवर हो, वो ही सेंडर हो, वो हमारा होता है आंतरिक संचार, इंटरनल कम्युनिकेशन। इसमें आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड सबको शामिल कर सकते हो। तो वो जो कर्मचारी, जो संस्था के कर्मचारियों, अधिकारियों, विभागाध्यक्षों के बीच कर्मचारी संस्था के अंदर होते हैं, वो सारे हमारे कम्युनिकेशन संचार कैसे हैं, आंतरिक। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल किसको बोलते हैं। प्रत्येक संस्था का बाहरी वातावरण होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, जैसे इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, कम्युनिटी, लोकल पब्लिक, कस्टमर्स, ये सारे हमारे क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। अगर कोई भी इंटरनल या फिर कंपनी का कोई भी, संस्था का कोई भी सेंडर या रिसीवर बन के अगर बाहरी लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है,
मैं कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, मैंने किसी कस्टमर से बात की, मैंने किसी कस्टमर को कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, हम दोनों ने, कस्टमर और मैंने, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्लियर है? यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के अंदर हमने दो पार्ट्स पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं बेस्ड ऑन मीडिया। मीडिया के बेस पर हमारे दो टाइप है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल। आइए देख लेते हैं वर्बल क्या होते हैं और नॉन वर्बल क्या होते हैं। वर्बल यानी जब संचार प्रक्रिया, मतलब इसका इन शॉर्ट यही कहे, सीधा सा यही मतलब निकालते हैं हम, कि लिखित या मौखिक संदेश जो ओरल या फिर रिटन हो, जो किसी व्यक्ति द्वारा शब्दों का अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करके दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके ताकि वो इजीली उसको समझ सके। या तो कैसा होना चाहिए, ओरल, या फिर कैसा होना चाहिए, रिटन में, ताकि लिखे हुए शब्दों को या बोले हुए शब्दों को सुनकर, देखकर वो समझ सके कि सेंडर उसको मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है। इसमें दो टाइप है, अभी बताया मैंने, ओरल और रिटन। ओरल क्या होता है, जो हम आमने सामने बैठकर फोन पर या फिर वीडियो चैट पर जो बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, ओरल। रिटन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन, कि जिसमें हम मैसेज लिख कर, सेंडर मैसेज को टाइप करके लिख कर किसी दूसरे व्यक्ति रिसीवर तक पहुंचाता है, तो वो हमारा होता है रिटन। तो क्या आप लोग इसमें डिफरेंस बता सकते हो? चलिए डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में। कि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें शब्द के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया जाता है, जबकि रिटन में किस पर ध्यान दिया जाता है, रिटन में जो शब्द लिखते हैं ना उस पर ध्यान दिया जाता है। फिर है हमारा कि ओरल जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल ज्यादा होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन किस में यूज किया जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इसमें प्रेषित का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे बोलने का लहजा, जिससे हम दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर लिखित में अट्रैक्शन के लिए मतलब ज्यादा स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। फिर है कि मौखिक संदेशों में आत्मीयता का भाव पैदा करना सरल है, जबकि लिखित संचार में आत्मीयता का भाव पैदा करना कठिन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्बल में दो टाइप थे, ओरल और रिटन। अब हम देख लेते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है? जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में आप सिर्फ बोलकर और लिखकर ही अपनी बात को समझा सकते हो। अगर ऐसा ही होता तो जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, क्या वो बात नहीं करते? क्या वो अपने संदेश को अपने अंदर दबा कर रखते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपने किसी अतिरिक्त भाषा, जैसे सिंबॉलिक, जैसे कोई ड्रॉ बनाकर, जैसे कोई अपने इशारे कर कर, जैसे अपनी बॉडी गेस्चर से, पोस्चर से अपनी बात को समझाना, वो हमारा होता है नॉन वर्बल। चलिए पढ़ते हैं नॉन वर्बल। जिस ऐसा संचार जिसमें संदेशों के आदान प्रदान के लिए शाब्दिक भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे अलग कौन सी अदर लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? बॉडी लैंग्वेज। चुप रहकर भी तो हम बोल सकते हैं ना, हम इशारे कर सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को अपने हाथ के, अपने मतलब मूवमेंट से बता सकते हैं। जैसे अगर हमको टैक्सी वाले को रोकना है तो हम हाथ आगे करके रोक सकते हैं। जैसे हमारे रेलवे क्रॉसिंग पर बोर्ड लगे होते हैं, येलो रेड लाइट्स लगती है ना, तो जिससे हम समझ सकते हैं। क्या वहां पर कोई लैंग्वेज लिखी होती है? नहीं। क्या वहां पर कोई बोलता है आपको? नहीं। फिर भी आप समझ जाते हो ना, क्योंकि वहां पर सिंबल्स जो दिखते हैं वो, उन सिंबल्स का हमको ज्ञान है, उन सिंबल्स से हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, के चार है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, स्कोप और मीडिया। तो ये था हमारा टाइप्स। अब हम आगे पढ़ते हैं कि नॉइज बैरियर्स, मतलब कुछ ऐसे बैरियर्स है जो हमारे कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट करते हैं।
ऐसे कौन कौन से बैरियर्स है जो हमारे कम्युनिकेशन को, ऐसी कौन कौन सी बाधाएं है जो हमारे संचार को इतनी प्रभावित करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉइज बैरियर्स, शोर बाधाएं, जैसे आंतरिक और बाहरी शोर। आंतरिक इंटरनल नॉइज कैसा हो सकता है, जैसे हमारी मेंटल जो दिमागी हालत है वो कहीं और, दिमागी हालत सही नहीं है, या फिर हम कहीं और किसी और बात पर सोच रहे हो, या फिर हम सुनने के मूड में नहीं है, तो वो हमारी होती है इंटरनल नॉइज। एक्सटर्नल जैसे बसेस का, गाड़ी, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स, इन सब से जो हमारी जो नॉइजेस क्रिएट होती है वो सारी हमारी नॉइज बैरियर्स में आती है। फिर है सिमेंटिक बैरियर्स, भाषा से संबंधित। प्राय ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो वर्ड मतलब लिखा तो सेम जाता है पर उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, जैसे कॉमा का मीनिंग कुछ और हो सकता है, या फिर हमको अपने मैसेज में ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जिससे हमारा मैसेज, जैसे कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर ली जिससे हमारा मैसेज बहुत ही ज्यादा ओवर दिख रहा है, या फिर बहुत ही हमारा मैसेज वियर्ड दिख रहा है, जिसकी वजह से पढ़ने का मूड नहीं होगा, भाषा सही नहीं है हमारी। फिर है कल्चरल बैरियर्स, जैसे कि भारत, इंडिया में अगर कोई काला कलर अगर कुछ भी पहन ले तो वो हमारे जैसे डेथ या फिर कोई भी ऐसे शोक का प्रतीक माना जाता है, जबकि दूसरे जो देश है उसमें जो वाइट होता है ना, उसमें वाइट कलर को शोक का माना जाता है, अजीब मतलब थोड़ा सा डल कलर माना जाता है। तो इस तरह से कुछ हर कंट्री के कल्चर अलग अलग होते हैं। फिर है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, सामाजिक मानसिक बाधाएं हो सकती है। फिर है इमोशनल बैरियर्स हो सकते हैं, भावनात्मक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। फिर है अवबोधन की बाधाएं, बैरियर्स ऑफ परसेप्शन। फिर है बैरियर्स ड्यू टू चॉइस ऑफ फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना चयन की बाधाएं हो सकती है। फिर है बैरियर्स ड्यू टू फास्ट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सूचनाओं की तीव्र प्रवाह की बाधाएं हो सकती है कि हम एक के साथ इतने मैसेजेस एक साथ भेज रहे हैं जिसकी वजह से जो पहला मैसेज है उसका कोई मीन नहीं निकलता है, आगे वाला पढ़ ही नहीं पाता है, उससे पहले हम दूसरा मैसेज भेज देते हैं। फिर है कि बैरियर्स ड्यू टू पुअर रिटेशन, अल्प स्मरण, यानी कुछ कुछ लोग होते हैं जो भूलने की बीमारी से या फिर जो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते, वो भी एक बैरियर है। फिर है ड्यू टू पुअर लिसनिंग, सुनने की, हर किसी के सुनने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती है, तो अगर सुनने की क्षमता अच्छी नहीं है तो वो भी आपके लिए क्या हो सकता है, अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन किया है तो वो भी आपके लिए बैरियर है। फिर है बैरियर ड्यू टू अ कंफ्यूजिंग गोल अगर आपका स्पष्ट नहीं है तो आपके लिए बाधाएं हो सकती है। फिर है ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि अगर आपकी संगठन का स्तर कैसा है या फिर आपकी संरचना कैसी है तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन पर बैरियर क्रिएट कर सकती है। फिर है बैरियर ड्यू टू स्टेटस, पद या अवस्था की बाधाएं, कि अधिकारों को संचार की खाई में रखा जाता है और कर्मचारी आपको ये अपने आप को अच्छा सिद्ध करना चाहता है, ये प्रकट करता है कि वो आशा अनुरूप हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी कंपनी में जो स्टेटस होता है वो एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वहां पर स्टेटस भी कभी कभी बैरियर क्रिएट हो सकता है। अब स्टेटस कैसे होगा वो देखते हैं कि जो लोग, अगर किसी को, जैसे एम्प्लॉयज को पता है कि जो भी ऑफिसर है या जो भी मैनेजर है वो इस बात को लेकर ज़्यादा खुश रहता है या इस बात से वो सेटिस्फाइड है, तो जो वो जिस एक किसी पर्टिकुलर बात के लिए वो सेटिस्फाइड है तो उसी चीज़ को लेकर वो एम्प्लॉयज पूरा दिन उस पर एफर्ट्स लगा कर रखेंगे, और इसकी वजह से बाकी के जो मैसेजेस है, बाकी के जो ऑर्डर्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो वो भी एक बैरियर है। फिर है हमारा बैरियर ड्यू टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार की वजह से भी बाधा है, यानी गलत अफवाहें फैल रही हैं। फिर है कि गलत अफवाहों के साथ साथ रूमर्स बढ़ रही है और लोगों का विश्वास हर चीज़ों से, हर मैसेज से उठ रहा है, वो भी बैरियर है। और लास्ट है बैरियर ड्यू टू रेसिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के विरोध की बाधा है। परिवर्तन को लोग बहुत कम पसंद करते हैं क्योंकि वो जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं ना उसी में करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका एनवायरनमेंट सदैव के लिए एक जैसा ही रहे, चेंजेस होते रहते हैं और आपको वो चेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो भी आपके लिए एक बैरियर हो सकता है।
तो ये थे हमारे बैरियर्स के, ये सारे बैरियर्स हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सजेशन टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार की बाधाओं को दूर करने के सुझाव। कि अभी हमने जो बैरियर्स पढ़े हैं ना, उनको दूर कैसे कर सकते हैं एक कम्युनिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमरेटिंग डिफरेंसेस इन परसेप्शन, कि जो भी आपके अवबोधन की बाधाएं है, जैसे कि जो भी आपका दृष्टिकोण है, जो भी आपकी विचारधारा है, मानसिक सोच है, उनके जो भी डिफरेंसेस है ना, एक एम्प्लॉयज और जो भी एम्प्लॉय और जो भी मैनेजर है, उनके जो व्यू का डिफरेंस है, उनको कम कर सकते हैं। कम करके हम बैरियर को कम कर सकते हैं। फिर है यूज टू सिंपल लैंग्वेज, हम सरल भाषा का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बैरियर्स को कम कर सकते हैं। फिर है रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ नॉइज लेवल, हम ऐसी जगह पर काम करेंगे जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का शोर है, जो ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमारा व्हीकल और जो भी शोर दिमाग में चल रहा है या कानों में सुनाई दे रहा है, उन सब से हम दूर जाकर अपने काम कर सकते हैं। फिर है एक्टिव लिसनिंग, सुनने की जो आदत है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवली हम किसी भी चीज को, किसी भी मैसेज को सुन सकते हैं, जिससे हमारा बैरियर कम हो सकता है। फिर है इमोशनल स्टेट, फिर है सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिर है अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो भी ओवरलोड इंफॉर्मेशन आती है उनको अवॉइड कर देना है। जो भी एक इंफॉर्मेशन, पहले जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उस पर काम करो, अगर वो काम पूरा हो जाता है देन उसके बाद जो भी उसके बाद मैसेज मिलते हैं आपको, उसी अकॉर्डिंग आप काम करो। फिर है आपका गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फिर है प्रॉपर मीडिया सेलेक्शन, कि मीडिया सेलेक्ट कैसा करते हो, टीवी, फोन, जो भी आपका है, उसकी वजह से भी आप ओवरकम हो सकते हो। एंड लास्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग द टारगेट्स, के जो भी आपके टारगेट्स है उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी करके आप अपना क्या कर सकते हो, मीटिंग की आप अपना फ्लेक्सिबल करवा सकते हो मीटिंग को लेकर। तो इस तरह से ये हमारे थे सजेशन, और इन सजेशन के जरिए हम अपने कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं उनको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हमने टाइप्स देखे, फॉर्म्स देखा कम्युनिकेशन का, उसके बाद हमने बैरियर्स देखे कि कौन कौन से बैरियर्स हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जो बैरियर्स हमने पढ़े हैं उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, कुछ सजेशन देखे। और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।